काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। सुनने के लिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट जैसा लगता है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड फाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं वो देखते हैं। तो रिकॉल डेफिनेशन फॉर फंक्शन, let A and B be two non-empty sets and F is a relation from A to B which relates each x in A to one and only one y in B, unique y in B. Then we say that the relation F is a function from A to B and it is written as F from A to B. एलिमेंट की टर्म में यदि बात करें तो x यदि हमने A में लिया, y B में लिया, तो दिस y is equal to f of x, which is called image of x under f. X is independent variable, y is dependent variable. एक बार फंक्शन डिफाइन हो जाए तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, A is called domain of function, B is called codomain of function, ठीक है। f of x which is y is called image of x under f, or sometimes it is called as value of f at x. The collection of all images is called range of f. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है, इसको देखते हुए समझा जा सकता है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन बी, यानी सारे एलिमेंट्स यदि इमेजेस हो देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस मिले, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस मिले, जिसको सिंबॉलिक नोटेशन में x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाई f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2 हो, तो फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं, विच मींस इफ इमेजेस आर इक्वल इंप्लाई एलिमेंट्स आर इक्वल, देन द फंक्शन इज वन वन। तो ये सब रिकॉल करने के बाद नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, अब इसका डिफरेंस समझना। लेट A and B be two non-empty sets. They are said to be equivalent if there exists a function from A to B, say f, a function from A to B which is 1 1 and on 2, then we say that A and B are equivalent. दो सेट के बीच में फंक्शन एस्टेब्लिश हो जाए जो 1 1 और ऑन 2 हो, मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो, तो we say that two sets are equivalent and it is written as A equivalent to B. ये टिल्डे साइन की हेल्प से इसको लिखा जाता है। अब A equivalent to B का मतलब ये हो गया, A और B होने के लिए दो डिफरेंट सेट्स है, लेकिन जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यदि बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, क्योंकि दोनों होना जरूरी है, 1 1 भी और ऑन 2 भी। तो जब इक्विवेलेंट सेट्स की बात कर रहे हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब सुनो, यहां इक्वल लगाया है साइन, मतलब इसको यदि हम लिखकर बताएं तो n ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर इक्वल। Now this relation of equivalence satisfy following properties. Reflexive property, मतलब A is equivalent to A, yes. It satisfies symmetric property. If A is equivalent to B, then B is equivalent to A. मतलब जब A से B के लिए 1 1 और on 2 मैपिंग है तो इनवर्स मैपिंग डिफाइन की जा सकती है, and that inverse mapping will be from B to A and it is also 1 1 and on 2, so we can say that B is equivalent to A. तो जब इक्विवेलेंट सेट्स की बात कर रहे हैं तो वो हमको लेके जा रहा है फंक्शन में which is 1 1 and on 2. तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, if A is equivalent to B, B is equivalent to C, then A is equivalent to C. ये मिलती जुलती प्रॉपर्टी दिख रही है इक्वलिटी से, A equal to B, B equal to A होता है,
ए इज इक्वल टू ए होता है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी हो तो ए इक्वल टू सी। वो एग्जैक्ट सेट्स के बारे में बात हो रही है, यहां पर इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बात। और यदि कोई रिलेशन ने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, then relation is called equivalence relation. Now countable and uncountable sets, let n set of 1 2 3 4 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज n और आई एन को डिनोट किया है सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आई 10 यदि ले लिया तो 1 से लेके 10 तक के नंबर आ जाएंगे, आई 5 ले लिया 1 से लेके 5 तक के नंबर आ जाएंगे। ओके, नाउ n स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। आई सफिक्स n सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिया है, a be any set. Now a is called finite if a is equivalent to in for some n belongs to n. फाइनाइट सेट कब? जब वो इक्विवेलेंट हो किसी in के साथ। अब i 10 हो सकता है, i 100 हो सकता है, i 1000 हो सकता है, i 1 लाख हो सकता है। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सेट के साथ a इक्विवेलेंट हो, मतलब उनके बीच में मैपिंग हो, फंक्शन हो जो 1 1 हो और ऑन 2 हो, देन a इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेकेंड, a is infinite if it is not finite। ठीक है, निगेशन लग गया। इनफाइनाइट व्हेन इट इज नॉट फाइनाइट, मतलब इस तरह का कोई मैपिंग हम स्टैब्लिश ना कर पाए ए के साथ में, किसी आई एन के साथ 1 1 और ऑन 2 मैपिंग स्टैब्लिश ना हो पाए, तो ए इज कॉल्ड इनफाइनाइट। नाउ ए इज कॉल्ड काउंटेबल इफ ए इज इक्विवेलेंट टू एन। अब जरा समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। इफ ए इज इक्विवेलेंट टू एन मतलब गिवन सेट ए और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में एक फंक्शन हो जो 1 1 और ऑन 2 हो, मतलब ए और एन इक्विवेलेंट हो, देन वी से दैट ए इज काउंटेबल। इसका मतलब हम कह सकते हैं एन इज काउंटेबल, एन को एन के साथ में इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है, तो एन इज काउंटेबल सेट। अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो अभी तक हम उसको इनफाइनाइट सेट्स कहते आ रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक्सपांड हो रही है, चीजें जरा बढ़ रही है और अंदर डीप में जा रही है, डिटेल्स जा रही है। तो इज काउंटेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू एन। ए इज अनकाउंटेबल if it is neither finite nor countable। अनकाउंटेबल की डेफिनेशन, neither finite nor countable, मतलब न तो in के साथ और न ही n के साथ 1 1 और ऑन 2 मैपिंग स्टैब्लिश हो, मतलब इक्विवेलेंट हो ही ना, in के साथ में भी नहीं हो रहा, n के साथ में भी नहीं हो रहा, देन a इज अनकाउंटेबल। और इनफाइनाइट का था जब a इज नॉट फाइनाइट, तो दोनों में डिफरेंस है। a इज इनफाइनाइट व्हेन इट इज नॉट फाइनाइट, a इज अनकाउंटेबल व्हेन इट इज इनफाइनाइट और नॉट काउंटेबल, नॉर काउंटेबल, ना तो आए n के साथ और ना ही नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंसी स्टैब्लिश होगी। एंड एट मोस्ट काउंटेबल if a is either finite और countable, मतलब गिवन a के साथ या तो हम n को इक्विवेलेंट बता सके या in को इक्विवेलेंट बता सके। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, एटमोस्ट काउंटेबल सेट। ठीक है, ये कंसेप्ट के साथ ये कुछ रिमार्क्स है। एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड एज फाइनाइट सेट, ये असम्पशन है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड एज फाइनाइट सेट। ओके,
काउंटेबल सेट्स आर समटाइम्स कॉल्ड इन्यूमरेबल और डिन्यूमरेबल सेट्स, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है दोनों। एंड वी कैन से n is equivalent to n, so n is countable set। अब थोड़े से पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। जिसको अभी तक के हम इनफाइनाइट सेट कहा करते थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, नाउ इट बिकम्स काउंटेबल सेट। तो थोड़ी यहां जनरल बात करना चाहते हैं, थोड़ी दर्शन की बात करना चाहते हैं। हम सभी का जो जीवन है ये हमारी सांसों पर डिपेंडेंट है। तो जो सेट ऑफ सांसें हैं वो सेट ऑफ सांसें फाइनाइट है या काउंटेबल है? सेट ऑफ आवर ब्रीदिंग्स, इंडिविजुअल ब्रीदिंग्स on this planet Earth, is it finite set or countable set? Countable set। काउंटेबल सेट है। कैसे काउंटेबल सेट हुआ? n में लास्ट नंबर कौन सा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नहीं सर, काउंट नहीं है ना वो। हाँ, यही तो सोचने की बात है। अभी हम डिफरेंस समझ सकेंगे। नंबर कहाँ है, लास्ट नंबर कहाँ है, हम नहीं है, नहीं मालूम, करेक्ट। लेकिन सभी की सांसें तो फाइनाइट है। अब ये नहीं पता हमको कि वो है कितनी। किसी की हो सकती 1 करोड़ हो, किसी की हो सकती 10 करोड़ हो, है ना? हाँ, एक लिमिट है। हाँ, इसका मतलब अच्छा वो हम ऐसा बता नहीं सकते। जब हमने जन्म लिया तब से बता नहीं सकते कि इतनी ही सांसें होगी। But our set of सांसें is equivalent to some in, where that small n belongs to set of natural number। आ रही बात समझ में? Yes sir। किसी की सांसें हो सकती है 100 हो, किसी की 100 and करोड़ हो, but still it is a finite number। अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को और अच्छे से अब समझा जा सकता है। इफ a is said to be finite if a is equivalent to in for some n belongs to n। अभी तक के हम फाइनाइट का मतलब क्या समझते थे कि जो हम ऐसा दिख जाए, काउंट करने लग जाए, 1 से लेके 10, 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000। ठीक है, अब फाइनाइट यानी क्या हो रहा है? इट इज इक्विवेलेंट टू in फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और जिसको हम कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंस एस्टेब्लिश कर सके वो काउंटेबल हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ फॉर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रीदिंग? फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। चलो एक और दूसरा एग्जांपल देखो। सभी के हेड पर हेयर्स है? अब एक थोड़ा बाल्ड व्यक्ति ले यदि और 2-4 ही बाल हो उसके सर पर, तो तुरंत समझ में आ जाएगा वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसके जो सेट ऑफ हेयर्स होंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू से I10, I5। अब जिनके सर पर घने बाल है, लगता है देखते समय लगता है कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब ये डेफिनेशन में फिट करके देखो उसको, सर वो काउंटेबल हो जाएंगे ना? अरे किसी एक पर्सन के सेट ऑफ हेयर्स बोल रहे हैं हम, सर के बाल, सर पर जितने बाल है। हाँ, अब ये फाइनाइट होगा क्या? फाइनाइट रहेगा कि काउंटेबल रहेगा? सर काउंटेबल रहेगा। कैसा काउंटेबल रहेगा? अरे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे ना, एक। अब वो भले टीडियस प्रोसेस होगा, एक हाँ, लेकिन सर फाइनाइट होगा। हाँ, अभी ये जो डिफरेंट ये जो डिफरेंट एग्जांपल ले रहे हैं, ये इसका विजुअलाइजेशन के लिए है कि तुम समझ सको फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट का डिफरेंस क्या है। तो सेट ऑफ हेयर्स ऑन इंडिविजुअल हेड इज अगेन काउंटेबल, अरे सॉरी फाइनाइट, इज फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट हुआ? बिकॉज वी कैन एस्टेब्लिश अ फंक्शन विच इज 1 1 and on 2 with some in।
अभी एक बाल्ड व्यक्ति का लिया तो दैट आई एन कैन बी एम्प्टी सेट, नहीं है, Yes. एक भी बाल नहीं है, इसीलिए देखो रिमार्क में लिखा है एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड एज अ फाइनाइट सेट, है ना। इसका एग्जांपल समझ में आ जाता अभी। तो फाइनाइट सेट समझ में आ रहा है, तो हम सभी अपने सर पर फाइनाइट सेट ऑफ हेयर्स लेकर चल रहे हैं। यस सर। अभी तक के शायद वो इनफाइनाइट sir. लगते रहे होंगे। हाँ सर। हाँ, अच्छा, Yes. थोड़ा सा और एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहते हैं। पता नहीं वो कितना परफेक्ट फिट होगा, कोशिश करके देखो, इससे शायद और कुछ इमेजिनेशन तैयार हो। सैंड, जो सैंड होती है ना, रेती, तो एक बाउल में रेती लिया, सैंड पार्टिकल्स इन अ बाउल, ठीक है। सर काउंटेबल। अरे सैंड पार्टिकल्स इन Finite set. अ बाउल, ऑन अर्थ नहीं बोला है हमने, हाँ हाँ। अब समझ में आ रहा है कैसे धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं चीजों को। यस सर। हाँ, तो सैंड पार्टिकल इन अ बाउल इज अगेन अ फाइनाइट Finite set. ठीक है। इन अ Yes, sir. बकेट, इन अ बकेट, वो फाइनाइट होगा। Finite set ही है सर. हाँ फाइनाइट ही है, राइट, है ना। अब इसको एक्सपांड करते जाओ, जितना तुम्हारा इमेजिनेशन होगा उसको एक्सपांड करते जाओ और आंसर्स मिलाने की कोशिश करना, ठीक है। फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो हम फिर से हमारे पहले वाले एग्जांपल में चले जाते हैं। सेट ऑफ ब्रीदिंग्स इज अ फाइनाइट सेट, एग्रीड? Yes sir. यस सर। अब बात करते हैं कि हमको इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कई बार हम यही नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं उम्र तो सबको मिली है, लेकिन कितनी उम्र मिली है पता नहीं, है ना। कुछ बिल्कुल कम उम्र में बड़े बड़े काम करके चले गए, और कुछ लंबा जिए लेकिन कुछ भी काम नहीं कर पाए। तो उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उम्र में आपने क्या काम किए ये इंपॉर्टेंट है। अभी नेशनल मैथमेटिक्स डे आ रहा है, श्रीनिवास रामानुजन, है ना, कम उम्र में कितना काम करके चले गए। उनका कंट्रीब्यूशन, जो उनका वर्क था, वो वर्क पर रिसर्च हो रही है, और पता नहीं हम कितना कितना जी लेते, शायद उनसे डबल तिबल, लेकिन कुछ करके नहीं जा पाते। तो पर्पस ऑफ लाइफ समझने के लिए ये जो बेसिक कंसेप्ट होते, छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट होते, ये बेसिक कंसेप्ट्स के साथ यदि हम पर्पस भी ऐड करते चलें तो हमारा जो लाइफ है हमारी, वो मीनिंगफुल हो सकती है। हमको जो भी करियर बनाना हो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो भी करियर बनाते हो वो करियर के साथ हम हमारी लाइफ को मीनिंगफुल कर सकें, दैट इज वेरी इसेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करियर तो जो हमने चाहा वो बन गया यदि मान लो, लेकिन लाइफ मीनिंगफुल नहीं हो पाई, है ना? तो फिर करोड़ों लोग आते, करोड़ों लोग चले जाते हैं, हम भी वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो कुछ जो डिफरेंसेस है, और हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, यूनिकनेस होती है, वो समय रहते वो यूनिकनेस को पहचानना जरूरी है। और एक बार वो यूनिकनेस हम पहचान लिए तो उसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो हम जो ड्रीम रखे हैं वो ड्रीम भी फुलफिल कर पाएंगे, और साथ साथ में जो फाइनाइट सेट ऑफ ब्रीदिंग्स है इसको भी मीनिंग दे पाएंगे। तो ये गणित के साथ दर्शन की बातें हो गई। वापिस अपन अपने गणित में आते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बातें कुछ समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes sir. Example, prove that the set of all integers is countable. अभी तक के क्या लगता था हमको इंटीजर्स के बारे में जब बात करते थे? तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज इनफाइनाइट, ऐसा लगता था। हाँ हाँ सर। Yes sir. अब क्या बोल रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल।
काउंटेबल। देखते हैं कैसे होगा। तो क्या करना, बेसिकली हमको काउंटेबल बताना है। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ किसका इक्विवेलेंट शो करना होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ सेट ऑफ इंटीजर्स के बीच में एक फंक्शन एस्टेब्लिश करना होगा जो 1 1 हो और ऑन टू हो। ये तो आउटलाइन हो गई इस प्रॉब्लम की। देखते हैं कैसे हो सकता है ये। काउंटेबल बताना है मतलब सबसे पहले दिमाग में लाओ कि जो सेट को काउंटेबल बताना है मतलब उस सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट शो करना है। और इक्विवेलेंट शो करना है मतलब वो दोनों के बीच में एक मैपिंग हो, फंक्शन हो जो 1 1 हो और ऑन टू हो। तो देखो होता है क्या। तो सबसे पहले तो आई डिनोट कर देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्सेट्रा, जिसको अभी तक क्या हम बोलते थे डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब वो वर्ड बोलना छोड़ देंगे। नाउ दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम n टू i। अच्छा, i टू n बताएं या n टू i, दोनों का मतलब एक ही होगा क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इफ a इज इक्विवेलेंट टू b देन b इज इक्विवेलेंट टू a। तो हम ले रहे f फ्रॉम n टू i डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n बाय 2 इफ n इज इवन नंबर। तो जितने भी इवन नंबर हो गए वो n बाय 2 से मैप करा दिए, मतलब 2 मैप्स टू 1, 4 मैप्स टू 2, 6 मैप्स टू 3, है ना, 10 मैप्स टू 5, 100 मैप्स टू 50 एक्सेट्रा। और जब n ऑड हो तो इसको ले रहे हैं माइनस टाइम्स n माइनस 1 बाय 2 इफ n इज ऑड। अब ये जो मैपिंग है ये मैपिंग याद रखनी पड़ेगी। अब ऑड नंबर के लिए क्या क्या हो रहा है देखो, n की वैल्यू यदि 1 हो तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 0 आ गया, तो f ऑफ 1 इज 0। अभी हमने इवन नंबर को तो डिस्कस कर लिया, अब उसको छोड़ देते हैं, ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। f ऑफ 3 माइनस 1 इज 2, 2 बाय 2 इज 1, सामने माइनस लगा यानी माइनस 1। फिर 5 माइनस 1 4 बाय 2 2 विथ माइनस साइन माइनस 2। यानी क्या हो रहा है, जितने इवन नंबर्स थे यदि लाइन से हम इवन नंबर लेते जाए तो इवन नंबर की इमेजेस हमको मिल रही है 1 2 4 1 2 3 4 ऐसे मिलते चले जाएंगे। और ऑड नंबर जितने हैं ऑड नंबर की इमेजेस ये 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एक्सेट्रा। अब n में जितने नंबर्स होंगे सारे नंबर के लिए इमेज मिल जाएंगी इस तरह से। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की बात है। अभी तक के हम हमारे अपने आप को ना ऐसा फाइनाइट सेट में रिस्ट्रिक्ट करके देखा करते थे चीजों को। जब भी हम फंक्शन की बात करते थे तो जनरली हम फाइनाइट सेट में डील करते थे। यहाँ कुछ अलग सिचुएशन हो रही है। तो n में कोई भी नंबर आप बोलिए, डोमेन में कोई भी नंबर आप एक बोलिए तो उसका इमेज i में है क्या। n में 100 लिया तो इमेज इज 50, वो i में है। यदि n में हमने 200 लिया तो 100 उसका हाफ हो गया ना। जो जो इवन नंबर लेंगे वो सारे मैप हो रहे उसके हाफ से n बाय 2 से। एक ऑड नंबर ले लेते हैं 99 मैप्स टू विच नंबर, तो 99 माइनस 1 98 और 98 डिवाइडेड बाय 2 49 विथ माइनस साइन, माइनस 49 से मैप हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अभी विजुअलाइज हो रहा है क्या, फंक्शन विजुअलाइज हुआ क्या? यस सर। मतलब हमने शुरू किया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 करते जाओ तो सारे नंबर के इमेजेस मिल रहे हैं। यस मिल रहे हैं ना सारे नंबर के इमेजेस। यस सर। हाँ यस तो सर। फंक्शन तो हो गया, ये तो बात पक्की। अब बात करते हैं कि 1 1 है क्या, 1 1 है क्या। तो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस डिफरेंट है। अब देखो नेचुरल नंबर की बात की हमने तो नंबर या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, दोनों के लिए हमने इमेजेस डिफरेंट तरीके से डिफाइन किए। इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट है।
तो क्लियरली द फंक्शन इज 1 1। सोचने की बात है, फंक्शन ऑन टू हुआ क्या? तो फंक्शन ऑन टू हुआ क्या, तो ऐसा देखना पड़ेगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हर इंटीजर इमेज है या नहीं है। तो यदि हम इसके दो कॉलम बना के लिखे, ये जो इमेजेस लिखिए ना, इसको दो कॉलम में लिखे, f(2), f(4), f(6), f(8), तो वहां पर हमको इमेज 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते दिखेंगी। और f(1), f(3), f(5), f(7), f(9) ऐसा इमेज बनाकर दिखे तो वहां इमेज 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे जाते दिखेंगी। और ये चलते रहेंगे, एंडलेसली चलते रहेंगी ये चीजें। इसका मतलब सारे इंटीजर्स हमको इमेज दिख रहे होंगे। कोई भी इंटीजर लिया तो वो इंटीजर या तो इवन नंबर या ऑड नंबर से रिलेटेड होगा। और थोड़ा स्पेसिफिक कर देते, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगी एक्सेप्ट 0, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो इवन नेचुरल नंबर से एसोसिएट हो रहा है, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर से, ऑड नेचुरल नंबर से एसोसिएट हो रहे हैं। और रह गया 0, तो 0 एसोसिएट्स विथ 1। तो ये पूरा विजुअलाइजेशन के बाद समझ में आ रहा है कि फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब f from n to I is 1 1 and on to function, and hence n is equivalent to I। n is equivalent to I कहो या I is equivalent to n कहो, because equivalence relation satisfies symmetric property, and hence by definition I become a countable set। Clearly the function f is 1 1, also range of function is I, that means function is onto, thus f from n to I is 1 1 and onto function, therefore by definition n is equivalent to I or I is equivalent to n, hence I is countable set। That means set of all integers is countable। सीक्वेंस पढ़ा हुआ है इसके प्रीवियस क्लासेस में, तो रिकॉल करते सीक्वेंस का डेफिनेशन। रिकॉल सीक्वेंस, इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यदि मान लो हमने कोई एक फंक्शन लिया f from n to a डिफाइंड बाय f of n इज इक्वल टू xn, तो 1 का इमेज x1, 2 का इमेज x3 ऐसा लिख सकते हैं। तो रेंज हो जाएगा कलेक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट। तो दिस सेट इज कॉल्ड सीक्वेंस इन ए। सीक्वेंस मतलब क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, nth ऑब्जेक्ट, 100th ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो सीक्वेंस समझने से देखने से ऐसा समझ में आता है कि दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि n से रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता कलेक्शन ऑफ xn, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। और यदि ये आजू बाजू का हम छोड़ दें n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो सिंपली कलेक्शन ऑफ xn रिप्रेजेंट सीक्वेंस xn। अच्छा, जब सीक्वेंस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं सीक्वेंस की टर्म्स डिस्टिंक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक यहां पर एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करके देखो, ये हमारा n हो गया और ये हमारा a हो गया। इन दोनों के बीच में हमने फंक्शन लिया और यहां दो एलिमेंट लेते, एक 1 और एक -1, और यहां से हर एलिमेंट के लिए इमेज लेना शुरू कर देते, हर एलिमेंट के लिए ऐसा लेना शुरू कर देते हैं। कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं बता रहे, मतलब या तो एलिमेंट 1 से रिलेट हो रहा हो या -1 से रिलेट हो रहा हो, हर एलिमेंट के लिए इमेजेस यहां पर हम शो कर रहे हैं ऐसे। तो जब x1 की बात करें तो x1 is 1, x2 is 1, x3 is -1, x4 is -1, x5 is 1, x6 is -1। इस तरह से वो जो नंबर्स है 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 ऐसे नंबर चले जा सकते हैं। तो दिस विल बी इनफाइनाइट सीक्वेंस।
with terms repeated. तो जब इन जनरल हम सीक्वेंस एक्शन की बात करें तो सीक्वेंस एक्शन में इट इज नॉट कंपल्सरी दैट टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, यानी ये जो नोटेशन है x1 x2 x3 इसके जो टर्म्स है दे मे बी रिपीटेड. एक और एग्जांपल लेते हैं ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड. शो दैट अ सेट ऑफ terms in any infinite sequence is always infinite sequence, ठीक है, of distinct term, ये इंपॉर्टेंट है, is countable. Again, show that a set of terms in any infinite sequence of distinct terms is countable. शॉर्ट में बिल्कुल काम के शब्द यदि हम यूज करें तो सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज काउंटेबल, ये हमको शो करना है. तो एक सेट ले लेते हैं. लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn और उसके बाद में भी चलते जा रहा है. बी अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स इन एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स. तो एक टर्म दूसरे से मिलती जुलती नहीं, सब अलग अलग है. नाउ कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम n टू a डिफाइंड बाय f of n is equal to xn. मतलब नेचुरल नंबर का 1 मैप्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस x1, नेचुरल नंबर 2 मैप्स टू सेकंड टर्म x2 ऑफ द सीक्वेंस, 3 मैप्स टू x3, 4 मैप्स टू x4, 100 मैप्स टू x100 एंड सो ऑन. सारे टर्म्स डिफरेंट है तो सारे टर्म्स डिफरेंट है तो फॉर डिफरेंट नंबर इन n इमेजेस आर डिफरेंट. तो फंक्शन 1 1 हो गया. और ऑन टू सीक्वेंस का कोई भी टर्म उठा लो, मान लो तुमने x 1000 उठाया तो x 1000 विल मैप टू 1000 ऑफ n. इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स इन दैट सीक्वेंस आर इमेजेस. तो वी कैन कंक्लूड दैट फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू. दैट मींस n is equivalent to a or a is equivalent to n because equivalence satisfies symmetric property. And therefore by definition a is countable. Means set of distinct terms of a sequence is countable. ये similar to set of natural number is countable बोलने के समान है. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट अभी हमने प्रूफ किया इससे एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं. रिमार्क, फ्रॉम अबव एग्जांपल वी मे से दैट elements of any countable set can be arranged in a sequence of distinct terms. Elements of any countable set can be arranged in a sequence of distinct terms. ठीक है, तो काउंटेबल सेट को हम ऑर्डर दे सकते हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ऑर्डर दे सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आज के लिए यहीं रोकते हैं, ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन से.